बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। अभी तक जो हम चर्चा कर चुके हैं वो है रीजोनेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रीजोनेंस क्या है, रीजोनेंस क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये हमने देखा। रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमने सीखा। आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेस्ड ऑन है स्टेबिलिटी, रीजोनेटिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो एक से अधिक रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उस रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसको देखना है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमको देखना है। रूल्स को अप्लाई करके ही हमको देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सर्वाधिक स्टेबल होगा। ठीक है, तो आइए हम वो रूल्स देखते हैं। वो कौन से रूल हैं जिनको लगाने के बाद हम मॉलिक्यूल में मोर स्टेबल रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, अनचार्ज जो मॉलिक्यूल होगा वो चार्ज मॉलिक्यूल से क्या होता है, सर्वाधिक स्टेबल होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल भी लूं यहाँ पे, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जांपल है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में जब इसका रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालोगे तो इसी टाइप से रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा इसका। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये वाला जो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो एक ऐसा है अनचार्ज्ड है, मींस यहाँ कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल जो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो सर्वाधिक स्टेबल होगा। दूसरा जो हम देख रहे हैं वो क्या है, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा होते हैं वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जैसे कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल की अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा कार्बोकैटायन है कि नहीं। इस कार्बोकैटायन में ये कौन सा है आपका, NH2 ग्रुप है। और हमको पता है कि ये NH2 ग्रुप क्या होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां पर है, यहां पर है। तो जब इसको मैं रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखूंगा तो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी टाइप से आएगा, है ना, कि ये वाला पाई बॉन्ड कहां मूव करेगा, यहां मूव करेगा। कार्बोकैटायन कहां पे आएगा, यहां पे। और ये कार्बोकैटायन किससे स्टेबलाइज होगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जनरेट होगा। देन ये माइनस चार्ज फर्दर कहां मूव करेगा, कार्बोकैटायन की ओर। तो कौन सा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या यहां पर कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है यहां पर 1, तो यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 2। या अगर मैं कोवैलेंट की टर्म में बात करूंगा तो यहाँ पे कितना दिख रहा होगा आपको, कार्बन कार्बन के बीच में 4 कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कितने दिख रहे हैं, 5। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा, उसकी स्टेबिलिटी, उस रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूं आपको, वो और यहीं पे देखो। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है आपका BH2, ठीक है। देन ये माइनस चार्ज क्या हुआ, फर्दर मूव हुआ और ये पाई बॉन्ड कहां से टुवर्ड्स BH2। मैंने बताया है आपको BH2 को क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, रीजोनेंस किसके द्वारा हो रहा है, वेकेंट p ऑर्बिटल के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड BH2 होगा। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 है, और यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके चैन में है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कौन सा है, 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो जो मोर स्टेबल रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा होगा। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, है सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, अब फिर तीसरा रूल कौन सा बोलता है, तीसरा रूल बोलता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कि आपको पता है कि सेम चार्ज में होता है क्या, रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज जितना ज्यादा पास में रहेगा उतना ही ज्यादा वो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। और सेम चार्ज जितना ज्यादा डिस्टेंस में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। यहाँ देखो, इसको अगर मैं एग्जांपल से समझूं, फिनोल का एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा जी, फिनोल देखो यहाँ पर इसके पास कितना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मूव कहाँ करेगा, ग्रुप 2 सिस्टम की ओर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा इसका, इसका डायरेक्शन होगा OH ग्रुप 2
फेनिल रिंग, ठीक है। देन ये क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स फेनिल, ये मूव किया यहाँ पे, पाई बॉन्ड कहाँ आएगा यहाँ पर, तो माइनस चार्ज कहाँ पे आया यहाँ, देन माइनस चार्ज फर्दर मूव करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ पे आएगा यहाँ पर, तो माइनस चार्ज हुआ। देन ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है। अब इन 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पहचानना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है वो क्या है, अनचार्ज जो मॉलिक्यूल होगा वो सर्वाधिक स्टेबल होगा। इट मींस ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट नंबरिंग कर देते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो जो फर्स्ट और फिफ्थ, देखो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है ना, तो फर्स्ट और फिफ्थ जो मॉलिक्यूल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेंगी वो क्या रहेंगी आपकी, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी। उसके बाद कौन सा होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, कंपेयर करो। ये यहाँ पे क्या है 1 1 2 3 4 5, 1/5 पोजीशन पे है और ये कहाँ पर है 1/3 पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सबसे कम। यहाँ पे भी देखो डिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। मींस इन इसके अलावा इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, फर्स्ट इक्वल टू फिफ्थ, देन ग्रेटर देन किससे, सेकेंड इक्वल टू किससे, फोर्थ से, ग्रेटर देन थर्ड। ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कैसे हो रहा है, यही रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मींस इन रूल को आपको अप्लाई करना है और देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल में कौन सी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सर्वाधिक स्टेबल है, ठीक है। देन लास्ट रूल क्या बोलता है आपका कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसे एटम है जिसमें एक एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सर्वाधिक है अदर एटम के रिस्पेक्ट में, तो अगर माइनस चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और वह अगर कॉन्जुगेशन में है तो माइनस चार्ज कहाँ पे आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। मतलब अगर ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आता है तो वो उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे अधिक स्टेबल होगी। तो यहां देखो जैसे ही ये माइनस चार्ज मूव करता, पाई इलेक्ट्रॉन कहां मूव आएगा, इस वाले कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर जैसे ही माइनस चार्ज आता है फर्दर मूव करेगा कहां पर, टुवर्ड्स कार्बन कार्बन, ठीक है। तो माइनस चार्ज कहां पे आता है, ऑक्सीजन के पास आता है। हम इन 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अब हम बोल सकते हैं कि जो मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी, थर्ड। समझ में आ रहा है, थर्ड जो होगी मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक है। देखो उसके कुछ रूल्स और हैं, इनको समझो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हम पॉलीन्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर मोर कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स मोर स्टेबल देन लेस कॉन्जुगेटेड पॉलीन्स, क्या मतलब हुआ कि सपोज यहां पे देख रहे हो आप क्या 1,3,5 ट्राइहेक्सीन और यहां देख रहे हो क्या 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहां ज्यादा है कंपेयर टू यहां, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। देन जहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी जो होगी सबसे कम होगी, ठीक है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम है लेकिन अंतर कहां पे आता है, रिंग में, कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो साइक्लिक फॉर्म में है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो एसाइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में है लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, सेम है। तो उस केस में क्या होगा, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा, ओपन चेन मॉलिक्यूल रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा रहेगी और इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, ये क्या है ओपन चेन। तो ओपन चेन की स्टेबिलिटी इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। ऐसे ही ये आपका क्या है 4 मेंबर्ड साइक्लिक मॉलिक्यूल है और ये क्या है ओपन मॉलिक्यूल, ठीक। तो इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, समझ में आता है, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड रूल ये बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पर एक में लीनियर कॉन्जुगेशन मिल रहा है और एक में मिल रहा है क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो जहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है वहां पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, और जो लीनियर कॉन्जुगेशन वाला है वहां पर स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। एक मॉलिक्यूल और लिख रहा हूं मैं, इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अंतर कहां पे है, यहां ऑक्सीजन नहीं है और यहां पर ऑक्सीजन है, ठीक है। मींस
यहाँ आपको क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है। कैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन की, ये पाई बॉन्ड जब मूव करेगा इस कार्बोनिल की तरफ तो ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या करेगा, सेम वही है, ये भी मूव करेगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन की ओर लेके आ रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन कार्बन की ओर लेके आएगा तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहां मूव करेगा, डेफिशिएंसी की ओर। कहां पर डेफिशिएंसी, कार्बन कार्बन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इन दोनों में क्या मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा। मींस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण इसका जो रिजोनेटिंग एनर्जी रहती है वो क्या कर जाती है, रिजोनेटिंग एनर्जी कम होती है कंपेयर टू लीनियर कॉन्जुगेशन। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ और मॉलिक्यूल थे जिनकी हमको चर्चा करनी थी, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो है आप करके देखिएगा, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है, जहां प्रॉब्लम्स आ रही है आप पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ हमको इसकी डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि हमको अभी जीओसी के आगे भी बढ़ना है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है, नेम रिएक्शंस पढ़ना है, तो वहां तक लेके जाना है। तो हमारे पास अभी टाइम कम है। अगर हम टारगेटेड देखें तो हमको क्या है, थोड़ा सा फास्टली अपना सिलेबस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे मैं चर्चा करूंगा किसकी, मेसोमेरिक इफेक्ट की, रिजोनेंस इफेक्ट की, कि किस तरीके से एक ग्रुप जो होता है, जो इनकमिंग ग्रुप होता है, उस ग्रुप को डायरेक्टेड करता है, एक जगह देता है, एक पोजीशन देता है कि भैया जी आप जो है वहां पे आके जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया है या कम कर दिया है, ठीक है। तो उसी से निर्धारित होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक कंपाउंड। और यही चीज देखते हैं हम कहां पर, एलिफेटिक में, ठीक है। तो ये एक के बाद एक जो लेक्चर होते जा रहा है वहां पे चीजें आपकी क्या होंगी, क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी आपका इंपॉर्टेंट था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है और इन चीजों को प्रैक्टिस में लाना है, सीख के चलना है। ये चीजें जो है मतलब बहुत छोटी तो हैं, लेकिन इनमें हमको क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है और हमको चीजों को स्मूथली लेके जाना है, ना कि हैक्टिक बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपको समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं वहां पे आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।